गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025841। ये हमारे पास CGL एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इफ 2 sin 3 थीटा बराबर 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। हम लोगों को दे रखा है 2 sin 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम क्या लिख सकते हैं कि sin 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। sin 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर। तो यहाँ से मैं क्या 3 थीटा बराबर 30 डिग्री लिख सकता हूँ। 3 थीटा बराबर 30 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 10 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। tan थीटा प्लस 3 cot थीटा बराबर -2 रूट थीटा बराबर 0। थीटा 0 से 90 डिग्री है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। हम लोगों को गिवन है tan थीटा प्लस 3 cot थीटा को अगर मैं 3/10 थीटा लिख दूं बराबर क्या 2 रूट 3 लिख सकता हूं। अब अगर हम थीटा यहाँ 60 डिग्री रखकर चेक करें तो क्या √3 प्लस 3/√3, तो क्या √3 प्लस √3 बराबर 2 रूट 3 बन जाएगा। इसका मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री इसको सेटिस्फाई कर रहे। थीटा अगर 60 डिग्री है तो मुझे वैल्यू क्या फाइंड करनी है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं थीटा की जगह अगर 60 डिग्री रख दूँ तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कोसेक की वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री पर 2/√3 होती है, तो स्क्वायर करूंगा तो 4/3। कोस की वैल्यू जो होती है 60 डिग्री पर वो हमारे पास होती है 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/4। एलसीएम आ जाएगा 12, 4 चौक 16 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 19/12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। What will be the number of the consecutive zeros at the end of 100 plus 200? ये हमारे पास क्या है 100 के बाद ये फैक्टोरियल होता है, मतलब फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 के अंत में हमें जीरो का नंबर बताना है कि क्या होगा। अब देखो फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 नंबर ऑफ जीरोस बताने। अब 100 में अगर मैं 5 की पावर देखूं, 5 की पावर अगर अपन यहां से चेक करें, अगर अपन 5 की पावर चेक करते तो क्या करूं, 100 में 5 का डिवाइड करूं 20, 20 में 5 का डिवाइड करूं 4, 4 में 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, इसका मतलब 24। तो फैक्टोरियल 100 में 5 की पावर 24। 200 के अंदर अगर चेक करूं 200/5 40, 40/5 8, 8/5 1, इसके बाद जाएगा नहीं 49, तो 5 की पावर 49। पर दोनों में से 5 की पावर जो कॉमन आएगी वो तो 24 ही आएगी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे 24। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। The distance between center of two circle with radius 15 and 20 centimeter is 25. Then find out the length of common chord of the circle. हमारे पास दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस हमारे पास 15 और 25 है, जिनकी रेडियस 15 और 20 है। इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 25 है। तो मुझे क्या करना है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं कि मेरे पास 15 आएगी, ये मेरे पास 20 आ जाएगी। मुझे चाहिए कॉमन जो हमारे पास इनकी कोड है। अगर अपन इसको नाम दें AB, तो हमें इस AB की लेंथ चाहिए, ये पॉइंट M। अगर मैं इसको नाम दे दूं PQ, तो देखो क्या A पर बनने वाला ये कोण 90 डिग्री होगा क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक ट्रिपलेट रेशियो होता है
15, 20 और 25, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो ये 90 डिग्री। अब मैं इस पर लंब डाल रहा हूं, AM बराबर MB होगा, हमें AM की लंबाई चाहिए, तो AM की लंबाई क्या होगी, 15 गुना 20 बटा में 25, तो क्या आया 3 गुना 4 12। इस AM की लंबाई 12, तो AB की लंबाई क्या होगी 12 का डबल, तो क्या आ जाएगा 24। तो उभयनिष्ठ जो जीवा है उसकी लंबाई क्या आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। दो सर्किल है 15 और 20 सेंटीमीटर रेडियस के, इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 25, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब समकोण से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में हाइपोटेनियस, ये 12 तो 12 का डबल 24, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। हम लोगों को 55 नंबर के अंदर दे रखा है x बराबर 2 प्लस रूट 3, तो हमें रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का मान बताना है। हमें फाइंड करना है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। अगर मैं इसको k मान लूं और इसका स्क्वायर करूं तो क्या x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर k स्क्वायर। x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या 2 माइनस रूट 3 आ जाएगी, प्लस 2 बराबर k स्क्वायर। तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 बराबर k स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, रूट 6 हमारा आंसर आ जाएगा। और हमने x बराबर, अगर मेरे पास 2 प्लस रूट 3 है तो 1 अपॉन एक्स कैसे लिखा 2 माइनस रूट 3, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, रेशनलाइजेशन कर दें, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे गुना कर दें, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो तो 2 माइनस रूट 3, ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 देखो मैं क्या करें, sides of a triangles are in GP and common ratio r is less than 1. If triangle is a right angle triangle then find out the value of r square. कह रहे किसी त्रिभुज की भुजाएं गुणोत्तर श्रेणी में यदि सर्वनिष्ठ अनुपात r जो है वो लेस देन 1 है और त्रिभुज समकोण है तो r स्क्वायर का मान बताना है। ट्रायंगल्स की साइड हम लोगों ने मान ली a, ar स्क्वायर। अब r जब एक से छोटा है तो a सबसे बड़ी भुजा होगी, a सबसे बड़ी भुजा होगी, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये AR ले लेते हैं और ये AR स्क्वायर। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो AR का स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा A स्क्वायर के। तो A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लेकर काट दें, आर स्क्वायर प्लस आर 4 बराबर 1, तो आर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर जी। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से हमें अगर आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2a। तो आर स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट में 5 अपॉन में 2, नेगेटिव वैल्यू लेते नहीं रूट में से बाहर, तो क्या लिखें √5 माइनस 1/2, ये आर स्क्वायर का मान आ गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। Ratio between cost price and MRP is 2:3. Ratio between profit percentage and discount percentage is 3:2. Find the discount percentage. Cost price मान लिया 200 रुपये, MRP मान लिया 300 रुपये, सेलिंग प्राइस मान लिया x रुपये। ये 200 और 300 के बीच की वैल्यू होगी। अब यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं तो प्रॉफिट कितना हुआ x माइनस 200,
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितना प्रॉफिट हुआ किस पर, 200 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालें तो 300 वाली चीज अगर हमने x में बेची तो कितना डिस्काउंट दिया, 300 माइनस एक्स का, कितने पर, 300 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। तो प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन डिस्काउंट परसेंटेज, इसका जो रेशो है वो कितना है, 3:2। 100% से 100% गया, 2 0 से 2 0 गए, तो x माइनस 200 अपॉन में 2 इंटू में 300 माइनस एक्स अपॉन में 3 बराबर क्या, 3/2। 3 और 2 से 3 2 कट गई, तो x माइनस 200 बराबर 300 माइनस एक्स, तो 2x बराबर 500, तो x बराबर 250। x बराबर 250, इसका मतलब हमने इसको कितने रुपए में बेचा, 250 रुपए में। 300 MRP वाली चीज को 250 में बेच दिया, तो कितना डिस्काउंट दिया, 50 का, कितने पर, 300 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 50/300 1/6 और 1/6, 16 से 2/3% या 16.66%। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। If x and y are positive integer, then find the minimum value of x plus y into 1 plus x plus 1 upon y। x और y धनात्मक पूर्णांक है, तो एक्स वाई इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई का न्यूनतम मान। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई करा x को 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करा 1, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या बना, 2। अब x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 आ जाएगी, क्योंकि ये 1 1 होंगे तभी मेरे पास ये बनेगा। तो 2 + 2 मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 4। ये हमारे पास आ गई, तो हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम x और y की जगह क्या रख सकते हैं, 1 1। और अगर आपको सीधा चाहिए तो x बराबर y बराबर 1 रख दो, 1 + 1, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो 2 × 2, तो 4 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म अप टू n टर्म्स। ये हमें टर्म्स दे रखी। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, 1/√7 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस 1/√3, 1/√3 प्लस √1। अगर मैं n की जगह मान लूं कि ये सिर्फ 3 ही टर्म्स है, n का मान अगर मैं 3 मान लूं, तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो √7 माइनस √5/2 प्लस √5 माइनस √3/2 प्लस √3 माइनस √1/2, इनका एलसीएम 2 आ जाएगा। √7 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √1, ये कट गई, ये कट गई। √7 माइनस 1 या √1/2, ये हमारे पास आया। अब ऑप्शन में n की जगह हम 3 रखते हैं, देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। इन दोनों के बटा में तो 2 ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो छोड़ दो। यहाँ n की जगह 3 रखा तो √7/2, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ n की जगह मैंने 3 रखा तो √7 माइनस 1/2, ये ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। डी हमारे पास बिल्कुल सही टर्म बन रही। और अगर आप 3 टर्म्स नहीं मानना चाहते तो ये पहले वाली टर्म जो है ये है 2n-1, दूसरे वाली जो टर्म है वो 2n+1, क्योंकि n की जगह 1 रखूंगा तो 1 और 3 बनेगा। तो इस तरह से लास्ट टर्म अपन ये रख देंगे और पूरा सोल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल T square S and circle C is equal, then find the ratio between their perimeters। इक्विलेटरल ट्रायंगल T, स्क्वायर S और सर्किल C,
ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया भुजागर एस माने तो एस स्क्वायर, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तीनों आपस में बराबर, तो तीनों के बराबर हमने मान लिया के। तो √3/4 ए स्क्वायर बराबर अगर के, तो ए की वैल्यू रूट के इंटू में 2 अपॉन में 3 की पावर 1/4, क्योंकि यहां से ए स्क्वायर आएगा के इंटू 4 अपॉन √3, मैं इसका रूट कर दूंगा तो ए का मान आ गया। एस स्क्वायर बराबर के, तो एस बराबर रूट के, पाई आर स्क्वायर बराबर अगर के, तो आर स्क्वायर बराबर के अपॉन पाई, तो आर बराबर रूट के अपॉन रूट पाई। हमें इनके पेरीमीटर का रेशियो चाहिए। ट्रायंगल का पेरीमीटर 3a, स्क्वायर का पेरीमीटर 4s, भुजा का 4 गुना, और सर्किल का पेरीमीटर 2 पाई r। वैल्यू रखें, a की जगह रखा रूट के इंटू 2 अपॉन 3 की पावर 1/4, s की जगह रखा रूट के, 2 पाई, r की जगह रखा रूट के अपॉन रूट पाई। रूट के हर जगह कट गया, 2 भी हर जगह कट गया, 3 अपॉन 3 की पावर 1/4 मतलब 3 की पावर 3/4 रेशो में, 2 रेशो में, रूट पाई से रूट पाई कट गया तो रूट पाई। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन क्या आ गया? बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इनमें से लार्जेस्ट नंबर अमंग, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? √2, क्यूब रूट में 3 और 4 की पावर 1/4, तो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4। अब इनकी पावर को सही करने के लिए मैं अगर सबको क्या करूं, पावर को 1/12 बनाऊं, तो इसको ऊपर नीचे 6 से गुना करूं, इसको ऊपर नीचे 4 से, और इसको ऊपर नीचे 3 से। तो 2 की पावर 6 की पावर 1/12, 3 की पावर 4 की पावर 1/12, 4 की पावर 3 की पावर 1/12, तो 2 की पावर 6, 2 4 8 16 32 64, 64 की पावर 1/12, 3 की पावर 4 81 की पावर 1/12, 4 का क्यूब 64 की पावर 1/12। तो ये दोनों तो इक्वल, लेकिन ये सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या जाएगा? क्यूब रूट में 3। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन क्यूब रूट 3 सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। When an integer k is divided by 3, the remainder is 1. When k plus 1 is divided by 5, the remainder is 0. Of the following a possible value of k. अब हमें पता है जब अपन k को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। यहाँ 3 से डिवाइड करा 2 आया, यहाँ 3 से पूरा पूरा भाग गया, यहाँ 3 से डिवाइड करा 2 आया। 64 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो 1 बचेगा, और इसमें 1 जोड़ूंगा 64 में, 64 प्लस 1 65, 5 का भाग दूंगा तो 0 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ ट्रंकेट कोनिकल बकेट which is 45 centimeter height be 28 and 7 centimeter, then the capacity of the bucket in cubic centimeter is used pipe 22/7। हमारे पास क्या है? एक फ्रस्टम है, छिनक है। हमारे पास एक फ्रस्टम है, इसका वॉल्यूम हमें बताना है। फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 R2 इंटू में H। तो वॉल्यूम निकाले 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, 28 एक रेडियस है, तो 28 का स्क्वायर 784, 7 का स्क्वायर 49।
28 इंटू 7 196 इंटू एच की वैल्यू 45, ऐसा हम लिख पा रहे। 3 से गया 15 बार। वॉल्यूम की वैल्यू 22/7 इंटू में 15 इंटू के अंदर 4 6 10 और 9 19, कैरी आ गई 1, 9 और 1 10 और 4 14 और 8 22, बच जाएगा 2 1029। 7 से अगर काट दूं, 7 से क्या एक बार, बच जाएगा 3 32, 7 चौक 28, बच जाएगा 4 49, फिर चला जाएगा 7 बार। 22 को 15 से अगर गुना करूं तो 220 और 330 गुना में 147, तो 147 को 33 से गुना करो, 7 × 21 2, 14 × 42, 7 × 21 63 और 2 65, 14 × 42 और 6 48, तो क्या आ जाएगा 4851 और लास्ट में 0, तो 48,510 ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये वॉल्यूम किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। तो सारे ऑप्शन किस में? सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32 इफ ईच ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज इंक्रीज बाय 2, ईच ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर इज डिक्रीज बाय 4, देन द न्यू एवरेज इज। नंबर 6 है, एवरेज है 32। पहले 3 नंबर्स में से प्रत्येक को 2-2 से बढ़ाया तो कितना बढ़ाया? 6। शेष 3 नंबर में से प्रत्येक को 4-4 से घटाया तो 12 घटाया। ओवरऑल कितना कम करा? 6। 6 कम करा कितने नंबर में से? 6 में से। तो एवरेज कितना कम हो जाएगा? 1। तो नया एवरेज क्या आएगा? 32 - 1 31। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 65। x² + 2 = 2x, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। x² + 2 = 2x, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो x³ + 2x = 2x², हमें x³ वाली टर्म मिल गई। इक्वेशन सेकंड को अगर मैं फिर x से गुना कर दूं, x⁴ + 2x² = 2x³, ये इक्वेशन थर्ड बन गई। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, x² + 2, x³ + 2x, x⁴ + 2x² बराबर 2x, 2x², 2x³ प्लस का 2x प्लस का 2x कट गया, 2x² 2x² कट गया, 2x³ इधर आती माइनस का, x⁴ प्लस का x³ ये इधर आती माइनस का 2x³ तो क्या बचेगा? माइनस का x³ प्लस x² + 2 बराबर क्या जाएगा? 0। यही हमें फाइंड करना था, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। D is any point on the side AC of triangle ABC। एक त्रिभुज है ABC, इसकी साइड AC पर कहीं कोई बिंदु है D। P Q X Y जो है AB BC AD और DC के मध्य बिंदु है। P Q AD का मध्य बिंदु X, DC का मध्य बिंदु Y। तो हमें क्या करना है? PX और QY का रेशो बताना है। तो अगर मैं क्या करूं, B को D से मिला दूं, P को X से मिला दूं और Q को Y से मिला दूं, तो देखिए ध्यान देना, ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD के अंदर AB का मिड पॉइंट P,
AD का मिड पॉइंट x, तो PX समांतर होगा BD के, PX की वैल्यू BD/2, PX की वैल्यू BD/2 ट्रायंगल ABD में। सेकंड अपन देखते हैं ट्रायंगल CDB में, CD का मिड पॉइंट y, BC का मिड पॉइंट Q, तो ये लाइन इसके समांतर, तो ये क्या होगी BD/2, तो QY की वैल्यू भी BD/2, तो दोनों सेम है, तो दोनों का रेशो 1:1। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। √10 प्लस 2√6 प्लस 2√10 प्लस 2√15, ये बताना है कि किसके बराबर है। 10 को अगर मैं लिखूं 2 + 3 + 5 प्लस 2 × √3 प्लस √5 × √2 प्लस 2 √5 × √3, फिर अगर मैं इसको लिखूं √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 √2 × √3 √3 × √5 √5 × √2, तो ये क्या बना √2 प्लस √3 प्लस √5 के होल स्क्वायर का होल रूट, तो होल स्क्वायर से होल रूट कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा √2 प्लस √3 प्लस √5, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ, हमें इसके अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। 2 की पावर 123 माइनस में 2 की पावर 122 माइनस में 2 की पावर 121 इनटू के अंदर 3 की पावर 234 3 की पावर 233 माइनस में 3 की पावर 232, तो 2 की पावर 121 कॉमन लिया, 4 - 2 - 1, 3 की पावर 232 कॉमन लिया, 9 - 3 - 1, तो 2 की पावर 121 इंटू 3 की पावर 232 इंटू 1 इंटू 5, तो 5 की पावर कितनी है 1, तो 5 और 2 में से जिसकी पावर कम होती है उतने ही जीरो होते हैं, तो 5 की पावर 1 है तो जीरो भी कितने होंगे 1, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 69। In how many ways 4 boys and 4 girls can be seated in a row so that neither any 2 boys nor any 2 girls may sit together? 4 लड़के और 4 लड़कियों को एक कतार में इस प्रकार से बैठाना है कि न तो कोई 2 लड़के और न ही कोई 2 लड़कियां एक साथ बैठेंगे। तो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल इस तरह से बैठ सकते हैं, टोटल 8 सीटें। तो फैक्टोरियल 4 तरह से लड़के बैठ सकते हैं और फैक्टोरियल 4 तरह से लड़के। सेकंड कंडीशन में गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय और गर्ल बॉय इस तरह से बैठ सकते हैं। तो 4 ही तरह से लड़कियां बैठ सकती हैं और 4 ही तरह से लड़के। तो पहले वाले केस में टोटल कितनी मेरे पास अरेंजमेंट बने, कितनी तरीके से बिठा सकते हैं। फैक्टोरियल 4 24 इंटू 24 576, पहले वाले में भी 576 तरीके हैं, दूसरे वाले में भी 576, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 5 1152, तो दोनों को मिलाकर टोटल हमारे पास कितने तरीके 1152 कि कोई भी 2 लड़के और 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखो DI का क्वेश्चन है। The bar diagram given below shows the production in the unit of 1000 pieces of 3 type of biscuit by company in the 5 consecutive years. Study the diagram and answer the question. आरेख का अध्ययन करिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिया गया दंड आरेख एक कंपनी द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में 3 प्रकार के बिस्किट के उत्पादन, ग्लूकोज बिस्किट, क्रीम क्रैकर बिस्कुट एंड साल्टेड बिस्कुट,
इनकी यूनिट्स को दर्शाता है। अब क्वेश्चन बताते हैं, द डिफरेंस इन द यूनिट ऑफ 1000 पीसेज बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ क्रीम क्रैकर बिस्कुट मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 1993, 5 and 7 and the total number of biscuit of same type in the year 94 and 96। 1993, 95 और 97 इसमें क्रीम क्रैकर बिस्किट और 94 और 96 में क्रीम क्रैकर बिस्किट, इनकी संख्या का अंतर बताना है कि कितने हजार यूनिट्स में था। तो 1993 क्रीम क्रैकर 12.5, 1995 27.5, 97 30। तो टोटल कितने हो गए? 70। 1994 25, 1996 20, तो कितने हो गए? 45। तो 70 और 45 का डिफरेंस 25, तो 25,000 बिस्किट यूनिट, ये हमारा डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सेम इसी डीआई पर क्वेश्चन है, तीनों प्रकार के बिस्किट का कुल उत्पादन किस वर्ष न्यूनतम रहा? अब देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू 20 प्लस है, यहाँ सब वैल्यू 20 प्लस, यहाँ सब वैल्यू 20 प्लस, यहाँ सब 20 प्लस, लेकिन यहाँ पर वैल्यू एक 20 से कम है। तो 30, 40, 50, 60, 65, यहाँ 65 है, इसके बाद हर जगह ज़्यादा है। यहाँ 50 और 25 75, फिर यहाँ पर कितना आ गया? 30 और 20 50 और 35 85, यहाँ कितना आ गया? 50 70 75, यहाँ पर कितना आ गया? 27 30 50 30 80। सबसे कम किसमें? 1993 में। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ग्लूकोज बिस्किट के उत्पादन और उस वर्ष के बिस्कुटों के कुल उत्पादन का अनुपात जो था अधिकतम था। द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बिस्कुट एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ द बिस्कुट इन दैट ईयर वाज मैक्सिमम। चेक करने 93, 94, 96 और 97। ग्लूकोज बिस्किट सबसे पहले वाले 30 हैं, टोटल कितने में से? 20, 30, 60, 65 में से। यहाँ पर 30 है, कितने में से? 20, 40, 70, 75 में से। फिर यहाँ पर है 25, कितने में से? 75 में से। यहाँ है 22.5, कितने में से? 30, 50, 80 में से। अब 30/65 क्या 6/13? ये लगभग 50% के आसपास आएगा, बाकी सब इससे कम है। तो 1993 के अंदर ग्लूकोज बिस्किट का उत्पादन उस वर्ष के कुल उत्पादन का अधिकतम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। 102 का स्क्वायर है हमारे पास 10404, तो हमें इनकी वैल्यू बतानी। रूट के अंदर 104.04, 1.0404, 0.010404, पॉइंट हटाऊंगा बटा में 100, पॉइंट हटाऊंगा बटा में 10,000, पॉइंट हटाऊंगा बटा में 60। ये मेरे पास 102 का स्क्वायर था, तो ये 102/10 बनेगा, ये 102/100 बनेगा, ये 102/1000 बनेगा। तो ये बनेगा 10.2, ये बनेगा 1.02 और ये बनेगा 0.102। तो तीनों को अगर अपन ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 11.322। 11.322, ये ऑप्शन क्या आ गया? डी। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। A shopkeeper sold sari at ₹266 each after giving 5% discount on the label price. Had he not given any discount, he would have earned a profit of 12% on the cost price. What was the cost price of each साड़ी? साड़ी को जब हम बेचते हैं 266 रुपये में, तो हम डिस्काउंट देते हैं 5% का।
तो सबसे पहले साड़ी का एमआरपी निकाल लें। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर मिलता है। एमआरपी 100%, 5% का डिस्काउंट मिला तो सेलिंग प्राइस कितना है 266, वो वैल्यू किसकी है 95% की। हमें वैल्यू चाहिए एमआरपी की, तो वैल्यू किसकी चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया 5 से गया 19 बार, ये गया 20 बार। 19 से गया एक बार बच जाएगा 76, चला जाएगा 4 बार। 20 × 14 280 रुपये। तो साड़ी का एमआरपी कितना था 280 रुपये। अब हमें कह रहा है कि अगर हम डिस्काउंट नहीं दें तो लागत मूल्य पर 12% का लाभ होगा। इसका मतलब अगर हम साड़ी को 280 रुपये में बेचें, एमआरपी पर ही बेचें, तो प्रॉफिट कितना होगा 12%। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, 12% का प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस 112%। 112% की वैल्यू 280 रुपये में कॉस्ट प्राइस निकालना है, 100% निकालना है, इनटू करते हैं 100% से। परसेंटेज से परसेंटेज गया 4 से गया 4 दूनी 8, बच जाएगा 32, चला जाएगा 8 बार। 4 से चला गया 25 बार। 28 से गया 10 बार। 25 × 10 250 रुपये। तो साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना था 250 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। Water flow through a cylindrical pipe whose radius is 7 centimeter at 5 meter per second। जो हमारे पास सिलेंड्रिकल पाइप है उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, पानी की प्रवाह की दर हाइट है 5 मीटर पर सेकेंड। द टाइम इज टेकन टू फिल एम्प्टी वाटर टैंक विथ हाइट, जिसकी हाइट है 1.54 मीटर, एंड बेस का एरिया 3 × 5 मीटर स्क्वायर। तो हमें टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा। टैंक में भरे गए पानी का वॉल्यूम पाइप से निकले पानी के वॉल्यूम के बराबर। तो टैंक में कितना पानी भरा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इतना ही पानी पाइप से निकला। ये सब मीटर में। तो पाइप की रेडियस 7/100 मीटर। पाइप बेलनाकार है तो पाई r² इंटू में h। हाइट है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इतना पानी 1 सेकेंड में निकला। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो इतने मिनट में 1 मिनट में इतना पानी निकला। अब हमें कितने मिनट लगे, मान लिया t मिनट लगे। तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, बटा में 100। 22 × 7 154 कट गया। 100 से 100 गया, 7 से 7 गया। तो t की वैल्यू 5 से 5 गया, 3 से 20 गया, 20 से गया 5 बार। तो t की वैल्यू क्या आई 5 मिनट। तो कितने मिनट के अंदर ये इसको भर देगा 5 मिनट में। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें।